Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the types of unemployment. अब आप सबको अनएम्प्लॉयमेंट टर्म के बारे में तो पता होगा, आप सबने सुना भी होगा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि इफ़ एन इंडिविजुअल who is actively seeking for the job, who is capable of doing any job, but still he is not finding any job. अगर मान लो कि कोई जॉब ढूंढ रहा है, वो जॉब करने के लिए काबिल भी है और फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही। जॉब का मतलब यहाँ पे कोई टास्क होता है। जॉब का मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जॉब के नज़रिए से देखते हैं वो नहीं। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो वो भी उसके लिए क्या हुआ, एक टास्क हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ढूंढने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद नहीं मिलती, तो उसी पर्सन को हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी अलग अलग टाइप्स हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इसको टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब के ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन ट्रांजिशन फेज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। मान लो कि अभी आप कोई जॉब कर रहे ए, उसमें से आप जॉब चेंज कर रहे हैं बी, यहां से आपने रिजाइन दे दिया है और यहां पे जॉब अभी ज्वाइन करना बाकी है। तो ये बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है जिसके दौरान आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन ट्रांजिशन फेज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं? मान लो कि यहां पे आप जॉब कर रहे थे जिसमें आप मैन्युअली वर्क कर रहे थे, मैन्युअली वर्क कर रहे थे। यहां पे आपको मशीन ऑपरेट करना है, फिर मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। अब हो सकता है कि आपके पास वो मशीन ऑपरेट करने की स्किल यहां पे ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फेज आप वो स्किल जो है वो सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग हाउ टू यूज दो स्किल्स। फिर आप नई जॉब में जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो कि आपने कोई एक कोर्स किया है किसी एक पर्टिकुलर स्किल को लेके, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई आईटीआई ज्वाइन किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के रिलेटेड अलग अलग स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है, ठीक है। और आप फिर जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत सैलरी जो है वो कमा रहे हैं। अब आपका ये एम्बिशन है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा सैलरी चाहिए, मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैं और भी ज़्यादा मेरी स्किल्स जो उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए सेपरेटली कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे। मीन टाइम अगर मान लो कि आप जॉब छोड़ रहे हैं और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीच का टाइम जो है आपके लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे। किसी भी देश के अंदर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो? नहीं, किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हर देश के अंदर कोई ना कोई एक जॉब से दूसरी जॉब के ट्रांजिशन फेज में होगा। दैट इज वाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, ये वर्ड से ही पता चलता है, जब किसी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब किसी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी इकोनॉमी के अंदर अगर हम सेक्टर्स की बात करें, सो मेनली देयर आर 3 सेक्टर्स।
प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary sector. When we talk about primary sector, there are mainly two activities, agriculture and mining. अब कोई भी देश जब आज़ाद होगा, नया नया देश पैदा होगा, तो उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो मेनली कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होंगे? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे। शुरुआत में कोई भी देश की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो मैन पावर जो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। लेकिन विद द डेवलपमेंट, विद द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देश जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, प्राइमरीली वो सब क्या थे? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद कॉलोनियलिज्म के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि एक्टिविटीज मेनली फोकस्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू दी शिफ्टेड टू दी सेकेंडरी सेक्टर्स। तो अब वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो किसान खेती करता है उसी किसान को यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम करना है। हो सकता है कि सारे के सारे किसान जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। So those who couldn't adapt to the change which is structural in nature, जो लोग यहाँ पे काम करते थे लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, तो जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Why this kind of unemployment occurs? Because of structural changes in the economy. Similarly, कुछ टाइम के बाद जब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ या पावरफुल हुआ, खास करके हमारी जैसी कंट्री में आफ्टर 1991, तो हमारे यहाँ पे एक और चेंज आया कि सेकेंडरी सेक्टर से हम शिफ्ट हुए टर्शियरी सेक्टर पे। तो अब तक जो मजदूर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके सामने आपने कंप्यूटर लैपटॉप दे दिया। अब सारे के सारे वर्कर्स तो कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो ऑपरेट करना नहीं आएगा ना, सीधी सी बात है। तो इस चेंज के अंदर जो भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उनको भी हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है। सो व्हाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस? बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ स्किल्स, बिकॉज ऑफ mismatch of skills, mismatch of skills between two sectors of the economy, between various sectors of the economy. ये स्किल के मिसमैच की वजह से होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो देयर हैपेंस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज जो है वो दो टाइप की होती, एक लेबर इंटेंसिव होती, एक कैपिटल इंटेंसिव होती। अब अगर मान लो कि किसी एक फैक्ट्री के अंदर देयर आर 20 वर्कर्स हु आर वर्किंग, और काफ़ी सालों से ये वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसका मालिक जो है वो पैसा कमा रहा है। अब मालिक के पास एक दिन इतना पैसा आ गया कि मालिक ने सोचा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास 20 करोड़ का कोई मशीन है, अगर ये मशीन मैं मेरी इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे 20 की जगह सिर्फ 2 ही वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। 20 करोड़ क्या है? कैपिटल, जो इन्वेस्ट करने से क्या हुआ? 20 की जगह 2 ही मजदूर चाहिए। तो बाकी के जो 18 लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है। सो आई होप कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक, कि जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ मिसमैच इन स्किल्स। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Now what is cyclical unemployment? See, in an economy, there are certain phases. शुरुआत में किसी इकोनॉमी का मान लो कि इस टाइप का फेज चल रहा है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब इकोनॉमी जो है वो अपनी पीक पे होती है, मतलब ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। ये जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बूम कहते हैं। इकोनॉमिक बूम कहते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है, स्टेगनेंट। इसको हम इकोनॉमी की पीक कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमी की पीक कहते हैं। यहां से फिर इसका ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में जब रिड्यूस होता है इसको हम इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं। इसको हम इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं। ये स्लो डाउन अगर काफी लंबे टाइम तक चलता है, टेक्निकली जिसको हम कहते हैं कि 2 से ज्यादा क्वार्टर तक अगर जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, तो ये जो फेज है इसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। इसको हम रिसेशन कहते हैं। नाउ अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इकोनॉमी जो है वो फिर से रिवाइव करेगी और ऊपर जाएगी, या तो ये कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है। अगर कुछ सालों तक या कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यूअसली इकोनॉमी नीचे जा रही है तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। अगर इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर रही है तो इसको हम इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं। जैसे कोविड के बाद आपने बहुत सारी अलग अलग टर्म्स न्यूज़पेपर वगैरह में सुनी होगी, यू शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी है, ठीक है। तो इसको हम रिकवरी कहते हैं। और फिर रिकवरी के बाद फिर से स्टार्ट होगा ग्रोथ, बूम, पीक वगैरह, ठीक है। तो ये किसी भी इकोनॉमी की एक साइकिल होती है। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि पीक से अब स्लो डाउन से डिप्रेशन तक की जो जर्नी है, तो ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। स्लो डाउन स्टार्ट होगा तो लोग नए लोगों को काम पे नहीं रखेंगे। रिसेशन आएगा तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होंगे उनको भी निकाल देंगे। डिप्रेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स को काम से निकाल देंगे। तो इस टाइम के अंदर जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। उनको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे कोविड के बाद या कोविड के दौरान जिन लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी थी, हो सकता है कि अभी उनको वापस मिल गए हो बिकॉज ऑफ रिकवरी, बट उस टाइम पे जो सिनारियो था उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देखने को मिलती है। द सिंपल आंसर इज बिकॉज ऑफ डिमांड डेफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ डिमांड डेफिशिएंसी। स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसे टाइम के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो रिड्यूस होती है। कोविड के टाइम पे हम नॉन असेंशियल चीज़ों के पीछे खर्चा करना अवॉइड करते थे। तो जब किसी चीज़ के पीछे खर्चा करना हम अवॉइड करेंगे तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्कर्स यूज़ होता है, जो लेबर फोर्स यूज़ होता है, उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। इसलिए इस टाइम के दौरान क्या देखने को मिलता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment. Now what do we mean by seasonal unemployment? See, seasonal unemployment नाम से आपको पता चलेगा कि for a particular season in a year जब वर्कर्स को काम नहीं मिलता तो उनको हम क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करें, मेनली इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली 3 सीजन है, खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जायद सीजन। अब खरीफ क्रॉप में जैसे हम बात करें कि राइस, अब राइस के जो फार्मर्स होंगे
उनके पास खरीफ सीजन के दौरान और खरीफ सीजन के बाद कुछ टाइम के लिए काम होगा जब तक राइस हार्वेस्ट नहीं हो जाता। फिर एक बार इन्होंने राइस बेच दिया, तो राबी एंड जायद सीजन के अंदर अगर वो कोई खेती नहीं करते तो ये टाइम के लिए वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सिमिलरली अगर कोई फार्मर सिर्फ राबी क्रॉप ग्रो करता है तो वो जायद एंड खरीफ सीजन के दौरान अनएम्प्लॉयड रहेगा। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है? एंड द आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इस टाइप की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि खरीफ क्रॉप्स के अंदर एक क्रॉप आता है कॉटन, ठीक है। तो जब कॉटन का कल्टीवेशन होगा तो उस टाइम के लिए कॉटन के जो फार्मर्स है उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। मान लो कि कॉटन जो है वो हार्वेस्ट हो गया, अब कॉटन में से एक बनता है कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल विच इज एन एडिबल ऑयल। ये कॉटन सीड ऑयल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस में जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जाएगा। तो इसके हार्वेस्टिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन सीड ऑयल मेकिंग को। ऑयल एक बार बन गया, उन्होंने मार्केट में स्टॉक रिलीज कर दिया, उसके बाद उनके पास भी काम नहीं होगा जब तक उनके पास कॉटन का रॉ मटेरियल नहीं आता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिले, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल सकती है। बाकी फिर अलग अलग जो सीजनल बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है उनके लिए भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज disguised unemployment. Disguised unemployment. Now disguised का मतलब क्या होता है, disguised का मतलब होता है छुपा होना, इसका मतलब होता है सीक्रेट। Why it is called disguised? Disguised unemployment का सिंपल मतलब ये होता है कि जब किसी चीज की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जब किसी इंडिविजुअल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। बट व्हाट इज दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसके लिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि यहां पे है ह्यूमन रिसोर्स, यहां है प्रोडक्शन, और हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। नाउ अगर किसी एंटिटी के अंदर 10 लोग काम करते हैं और 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, जब उसमें मैंने 20 कर दिए तो यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 150 हो गया। 30 पे प्रोडक्शन जो है वो 200 पे पहुंच गया, 40 पे प्रोडक्शन जो है वो 200 पे ही है, और 50 पे प्रोडक्शन जो है वो भी 200 पे है। मतलब कि एंटिटी ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो हासिल कर ली है। नाउ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 150 माइनस 100 तो मतलब 50 यूनिट का डिफरेंस है। यहां पे 50 यूनिट का डिफरेंस है, यहां पे 0 और यहां पे भी 0। सो जिस मोमेंट पे ये 0 बनना स्टार्ट हुआ उस मोमेंट पे मैंने कितने ह्यूमन रिसोर्स ऐड किए थे, 10। फिर से 0 हुआ, मैंने कितने ऐड किए थे, 10। तो टोटल कितना हुआ, 20। These 20 individuals will be called as disguised unemployed। जो एक्चुअल में प्रोडक्शन का पार्ट है, प्रोडक्शन के अंदर इनका पार्टिसिपेशन है, बट इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। मतलब यह है कि अगर मैं इनको रिमूव कर दूं फिर भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। दिस इज द प्रोडक्शन, जब एंटिटी ने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो हासिल कर ली है, राइट। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये टाइप की इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है
वो कहाँ पे देखने को मिलती? सो इट इज़ जनरल बिलीफ कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर के अंदर ये देखने को मिलती है, ये बात सही है। एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं होती उससे भी कहीं ज़्यादा लोग जो है वो एंगेज है आज इंडिया के अंदर, तो दैट इज़ अ ट्रुथ। बट उसके अलावा इनिशियली इट वाज आल्सो सीन इन PSUs। शुरुआत में ये PSU के अंदर भी देखने को मिलती थी। उसका रीज़न ये है कि शुरुआती तौर पे ये है कि जब नई नई गवर्नमेंट बनी, जब देश नया आज़ाद हुआ, तो इस ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उनका मेन प्रायोरिटी क्या है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग अलग PSU बनाए और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गारी दी। बट लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, लोग उतने प्रोडक्टिव नहीं है कि वो गवर्नमेंट को सामने ज़्यादा आउटपुट दे सके। तो इसके लिए शुरुआती तौर पे अलग अलग PSUs के अंदर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती थी। ठीक है, एंड द लास्ट इन द लिस्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन विथ हायर लेवल ऑफ स्किल्स इज एम्प्लॉयड टू डू लोअर लेवल ऑफ जॉब। जब किसी इंसान के पास हायर स्किल्स अवेलेबल है लेकिन फिर भी उसको लोअर लेवल का काम करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि इफ अ पर्सन हु हैज़ डन PhD, जिसके पास PhD की डिग्री है, जिसके पास स्किल्स भी है, लेकिन फिर भी उसको अगर मान लो कि क्लर्क का काम करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर मान लो कि आप इंजीनियर हैं लेकिन आप किसी जगह पे प्यून का काम कर रहे हैं, तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो सकते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब ये है, अ पर्सन विथ हायर लेवल ऑफ स्किल्स इज फोर्स टू डू, इज एम्प्लॉयड टू डू लोअर लेवल ऑफ जॉब। ठीक है, सो मेनली दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है, बट फॉर UPSC पर्पज हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है। आई होप आप सबके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर मान लो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।